मानता हूं हमारी सबसे बड़ी सिद्धि है तो यह है कि हमने देश को काले धन पर बोलने के लिए मजबूर कर दिया। 3 साल तक हमने एसआईटी नहीं बनाई, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी नहीं बनाई। नई सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में पहला निर्णय किया काले धन के लिए एसआईटी। मैं श्रीमान अरुण जेटली जी को बधाई देता हूं। स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट को महत्वपूर्ण जानकारियां हमें एक्सचेंज करने के लिए उनको राजी कर लिया। G20 समिट में आप भी जाते थे, हम तो पहली बार गए। हमारे लिए तो कईयों के चेहरे भी पहली बार देखने का अवसर आया था। हमने G20 का क्या उपयोग किया? ब्लैक मनी, ड्रग ट्रैफिकिंग, इसके खिलाफ G20 ने जिम्मेवारी के साथ कदम उठाना चाहिए और उसमें हम सहयोग करेंगे और काले धन को रोकने के लिए हम एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे। हम मिलकर के जिसको दबाव डालना है डालेंगे। इसका निर्णय G20 समिट में करवाया और इस रास्ते से हम भटकने वाले भी नहीं हैं, हटने वाले भी नहीं हैं और कोई इससे बचेगा नहीं। मैं आपको कह के रखता हूं, हम वादा करके आए और इसलिए उसके संबंध में सरकार की इच्छा शक्ति चाहिए, हमारी है। सरकार के प्रयास होने चाहिए, हम कर रहे हैं और अंतिम विजय प्राप्त करने तक हम करते रहेंगे। ये मैं इस सदन को विश्वास देता हूं। कोयले का आवंटन, कोल ब्लॉक्स, जब सीएजी ने रिपोर्ट दी तो लिखने वालों को भी लगता है कि इतना तो नहीं हो सकता यार। पहले कभी 600 करोड़ के भ्रष्टाचार का सुना है, 500 करोड़ के भ्रष्टाचार का सुना है, लेकिन 1,86,000 करोड़ तो देश भी चौंक गया था। राजनीति में बोलने के लिए काम तो आता था, लेकिन फिर भी मन में होता था नहीं यार 1,86,000 करोड़ तो कैसे हो सकता है। लेकिन अब जब कोयले का आवंटन हुआ, 204 माइंस सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी। अभी तक तो 18 या 19 को का ऑक्शन हुआ है और उसमें करीब 1 लाख से ज्यादा करोड़ रुपए ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर यही 204 जब हो जाएगी तो सीएजी ने जो सोचा था उससे भी बड़ी आय इस ऑक्शन में से आने वाली है। और यह सीधा सीधा उदाहरण है कि भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्थाएं विकसित की जा सकती हैं। हमारे देश में राजनीतिक कारणों से संप्रदाय का जहर घुलता चला जा रहा है। 27 अक्टूबर 2013 मैं पटना में था, गांधी मैदान में था। बम धमाके हो रहे थे, निर्दोष लोग मौत के घाट उतारे गए थे, लाखों की जनमेदनी थी। उस समय मेरा जो भाषण है और उसमें मैंने कहा था कि मैं कहना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि बताइए हिंदुओं को किसके साथ लड़ना है? क्या मुसलमान के साथ लड़ना है कि गरीबी के साथ लड़ना है? मैं मुसलमानों को पूछता था कि आपको हिंदुओं को साथ लड़ना है कि गरीबी के खिलाफ लड़ना है? और मैंने कहा था आइए, बहुत लड़ लिया, हिंदू मुसलमान एक होकर के हम गरीबी के खिलाफ लड़ाएंगे। विविधता में एकता, यही हमारे देश की पहचान है, ये हमारी ताकत है। हमारा जो संविधान बना है वो हमारे भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं की प्रतिबिंबित करने वाला संविधान है और इस संविधान के मर्यादा में रह करके देश चल सकता है। किसी को भी संप्रदाय के आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने का अधिकार नहीं होता है। मेरी सरकार का एक ही धर्म है, मेरी सरकार का एक ही धर्म है, इंडिया फर्स्ट। मेरी सरकार का एक ही धर्म है, भारत का संविधान। मेरी सरकार की एक ही भक्ति है, भारत भक्ति। मेरी सरकार की एक ही पूजा है, 125 करोड़ देशवासियों का कल्याण। मेरी सरकार की एक ही कार्यशैली है, सबका साथ सबका विकास। और इसलिए हम संविधान को लेकर के, संविधान की सीमा में रह करके देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हिंदुस्तान के पश्चिमी छोर पे तो गांव में भी छोटा मोटा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इस हमारे कानून का सबसे बड़ा नुकसान किसी का हुआ है तो पूरे पूर्वी हिंदुस्तान का हुआ है।
क्या हमारे पूर्वी भारत के इलाकों को भी, क्या पश्चिम में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है गांवों का, वो उनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लेकर के चल रहे हैं। मैं अभी भी मानता हूं वो ऑर्गेनिक कैपिटल बन सकता है देश का, और इसलिए मेरा ये मकसद है, पश्चिमी छोर हिंदुस्तान का जिस तेजी से बढ़ा है, हमें बहुत जल्दी से हिंदुस्तान के इस पूर्वी छोर को कम से कम उसकी बराबरी में लाना पड़ेगा। चाहे मेरा बिहार हो, चाहे मेरा बंगाल हो, चाहे मेरा आसाम हो, चाहे मेरा नॉर्थ हो, चाहे मेरा पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, उसकी बराबरी में लाना पड़ेगा। हमने विकास की उस परिभाषा को लेकर के चले जाए, और इसलिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की मैं बात करता हूं, तो उन राज्यों की समस्याओं को हमने एड्रेस करना चाहिए। आज मैं कहता हूं कि देश को समृद्ध बनाने के लिए राज्यों को समृद्ध बनाना है। हमने आते ही ये खनिज रॉयल्टी वगैरह 1.5 गुना कर दिया। वो पैसा किसको जाएगा? राज्यों को जाएगा। कोयला ऑक्शन हुआ, पैसा किसको जाएगा? ये सारा का सारा पैसा राज्य के खजाने में जाने वाला है। क्या ये फेडरल स्ट्रक्चर में राज्यों को मजबूत करने का तरीका है कि नहीं है? अभी हमने 42% फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकार करके हम दे रहे हैं। इतना ही नहीं, उसके उपरांत पंचायतों के लिए अलग, नगर पालिकाओं के लिए अलग, महानगर पालिकाओं के लिए अलग, डिजास्टर होता है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, उसके लिए अलग। ये सब में मिलाऊं ना तो करीब करीब 47-48% जाता है। और आजादी के बाद पहली बार हिंदुस्तान के राज्यों के पास जो खजाना है और भारत सरकार के पास खजाना है, उस पूरे खजाने का टोटल लगाया जाए और हिसाब लगाएंगे तो निकलेगा 62% खजाना राज्यों के पास है, 38% खजाना भारत सरकार के पास। हमारा मानना है कि राज्यों को हमने ताकतवर बनाना चाहिए, राज्यों को विकास के लिए अवसर देना चाहिए, और उस काम को हम कर रहे हैं, और राजनीति से परे होकर के कर रहे हैं। झंडे के रंग देख करके देश की प्रगति के निर्णय नहीं होते। हमें तो अगर झंडे का रंग दिखता है तो सिर्फ तिरंगा दिखता है, और कोई रंग दिखता नहीं। मैं अभी भी समझ नहीं पाता था बचपन से कि जेरोक्स का जमाना आया, फिर भी मुझे अपना सर्टिफिकेट को सर्टिफाई कराने के लिए किसी गेजेटेड ऑफिसर के पास जाना पड़ता था, किसी एमएलए के घर के बाहर कतार में खड़ा रहना पड़ता था, किसी एमपी के घर के बाहर कतार में खड़ा रहना पड़ता था। एमएलए एमपी अवेलेबल ना हो तो भी उनका एक छोटा सा आदमी रहता था, वो सिक्का मार देता था, हाँ भाई आपका सर्टिफिकेट ठीक है। हम उस पर तो भरोसा करते हैं, लेकिन देश के नागरिक पे भरोसा नहीं करते। हमने नियम बनाया कि सेल्फ अटेस्ट कर करके आप दे दीजिए, और जब फाइनल होगा तब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए। आप कहेंगे चीज छोटी होगी, लेकिन देश के सामान्य मानवी में विश्वास पैदा करती है कि सरकार मुझ पे भरोसा करती है। हमारे यहां एक एक काम में 30-30, 40-40 पेज के फॉर्म भरा करते थे। मैंने आते ही कहा, भाई ये इतने लंबे लंबे फॉर्म की क्या जरूरत है? सरकार की फाइलें बढ़ती चली जा रही है, जितना ऑनलाइन हो सकता है ऑनलाइन करो, और मिनिमम कर दो। मिनिमम कर दिया। हमारे यहां जो सरकारी मुलाजिम रिटायर्ड होते हैं, उनको हर वर्ष पेंशन लेने के लिए नवंबर महीने में जिंदा होने का सबूत देना पड़ता है। अब एक आयु तक तो ठीक है, उस बहाने उसको बाहर जाने का मौका मिल जाता है, लेकिन एक आयु के बाद उसके लिए जाना संभव नहीं होता है। हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए अपने घर में बैठ करके भी वो अपने जिंदा होने की बात पुरवार कर सकता है, उसका पेंशन पहुंच जाए, उसका पूरा मैकेनिज्म बना दिया। क्या ये हमारे गरीब पेंशनर का सम्मान नहीं? आपको लगेगा इतना बड़ा देश है, मोदी छोटी छोटी बातें करते हैं। मुसीबतों की जड़ ही तो छोटी छोटी होती है। हमने सॉइल हेल्थ कार्ड की बात कही है। ये सॉइल हेल्थ कार्ड की बात जो हम कर रहे हैं, क्या हम देश में किसानों के लिए भी ये बात पहुंचा सकते हैं क्या कि आप फसल पैदा करने से पहले, जमीन से फायदा उठाने से पहले उस जमीन की तबीयत कैसी है वो तो जानो। जिसे हम भारत मां कह रहे हैं, उस भारत मां का हाल क्या है, उस धरा का हाल क्या है, उस पृथ्वी माता का हाल क्या है, वो तो पहले जानो। कहीं हमारे पापों के कारण हमारी धरा बीमार तो नहीं हो गई है? हमने इतना यूरिया डाला, इतना यूरिया डाला, यूरिया डाला, यूरिया का झगड़ा करते रहे, लेकिन यूरिया डाल करके हमने हमारी इस धरा को तबाह तो नहीं कर दिया है। ये उसको कब समझ में आएगा? जब हम सॉइल टेस्टिंग करेंगे तब। क्यों न हम गांव गांव सॉइल टेस्टिंग लैब के लिए एंटरप्रेन्योर तैयार करें,
गांव के नौजवान जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है उसको ट्रेनिंग दे। करीब 4-5 महीना महत्वपूर्ण समय स्कूल की लैब खाली पड़ी होती है। हमने कहा उन 10वीं 12 के विद्यार्थियों को भी सॉइल टेस्टिंग कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं, आराम से किया जा सकता है, उनको ट्रेनिंग दो और स्कूलों के अंदर वैकेशन के अंदर सॉइल टेस्टिंग के लैब के रूप में उसको कन्वर्ट कीजिए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ आवर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये है गुड गवर्नेंस, ये है तरीके। उन तरीकों से समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। और जब एक बार हमारे किसान को पता चलेगा कि हमारी फसल, मेरी जमीन इस फसल के लिए योग्य नहीं है, तो मैं मानता हूं हमारा किसान तुरंत विश्वास से काम करेगा और आज किसान को जो खर्चा होता है वो खर्चे से